ये बात है 1990 के समय की, जब लंदन से वैंकूवर ट्रैवल करते हुए एयर कनाडा की फ्लाइट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए। पायलट्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और प्लेन नॉर्दर्न अल्बर्टा के जंगल में जाकर क्रैश हो गया। ये क्रैश बहुत भयानक था। करीब 300 लोग इस फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ 10 लोग जिंदा बच पाए और जो जिंदा बचे उनमें भी जिंदगी को लेकर जंग अभी बस शुरू ही हुआ था। अभी शाम ढल चुकी थी और देर रात का समय था। ऐसे में अब बचे हुए जिंदा लोगों के लिए मदद कब पहुंचेगा ये कोई नहीं बता सकता था। जो लोग जिंदा बच गए थे उन्हें एटलीस्ट हेल्प आने तक अगर जिंदा रहना था, तब उन्हें जल्दी से जल्दी आज रात में रहने के लिए कहीं ठिकाना ढूंढना था। बड़ी मशक्कत से वो लोग लकड़ियों को हटाते हुए खड़े हुए। उनके ग्रुप को एक रास्ता दिखा जहां हो सकता था कि कोई समुदाय रहता हो या जंगली लोगों की सभ्यता वही रहती हो। उन लोगों ने सोचा, अगर ये रास्ता जंगल की तरफ से होकर जाता है तो जरूर ये रास्ता नेशनल पार्क का होगा, और अगर नेशनल पार्क तक पहुंच गए तो जरूर वहां आसपास कोई रेंजर स्टेशन भी होगा जहां से तुरंत उन्हें मदद मिलेगी। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने इस जंगल से होकर जाने वाले रास्ते को ही फॉलो करना ठीक समझा, इस होप में कि कोई रेंजर स्टेशन या कैंप ग्राउंड मिले और कुछ मदद मिल सके। लेकिन उस रास्ते से निकलने के बाद उन्हें रेंजर स्टेशन तो नहीं, पर जो मिला उसे किसी ने अभी तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ये एक तालाब था, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ था। जब वो लोग उस तालाब के एकदम करीब पहुँचे तो उन्होंने जो देखा इससे उनके होश उड़ गए। उन लोगों ने एक खूनी तालाब को अपनी आंखों से देख लिया था, क्योंकि जिस तालाब को वो देख रहे थे उसमें पानी नहीं बल्कि खून था। नहीं 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 नहीं, ये खून नहीं हो सकता है। जरूर रिसर्चर्स द्वारा किया गया कोई एक्सपेरिमेंट होगा जिसका नतीजा ये पानी लाल हो गया होगा। ऐसा कुछ हो सकता है ना। ये खून कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये खून होगा। वो लोग आपस में ही इसी पर बात करने लगे। उसी ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम थॉमस डीन था, जो कि जॉर्ज का प्रिंस था, उसने सोचा कि कुछ तो अजीब है उस तालाब के बारे में। उसे याद आया कि जब वो बचपन में एक बार उसी जगह आया हुआ था, तब उसने यहाँ के लोगों से किसी शहरी कहानी के बारे में बड़ा सुना था। कहानियों की माने तो इसी शहर के उत्तरी इलाके में कोई तालाब है जो पूरी तरह इंसानों के खून से भरा है, और इससे भी ज्यादा उलझन वाली बात ये है कि ये तालाब नर्क का रास्ता माना जाता है। कमाल की बात ये थी कि जॉर्ज का प्रिंस एससीपी फाउंडेशन के संपर्क में था और उसके पास फोन भी था, पर उस रात नेटवर्क ना मिल पाने के कारण वो अपने ये मैसेजेस को एससीपी फाउंडेशन तक नहीं पहुंचा पा रहा था। अगली सुबह जब उसके फोन का सिग्नल मिला, तब उसने एससीपी फाउंडेशन को रेड पॉन्ड के बारे में सब बता दिया। एससीपी फाउंडेशन को भी उस खूनी तालाब के बारे में पता था, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इसका उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन थॉमस के मैसेज के बाद एससीपी फाउंडेशन उनके मैसेज के आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो खूनी तालाब मौजूद होता है। एससीपी फाउंडेशन को इस तालाब के आसपास मंडराते ही अनहोनी होने का संभावना नजर आ रहा था। उन्होंने उन 10 लोगों को सेफली अपने घर छोड़ दिया और फिर ढेर सारे गार्ड्स को खड़ा किया ताकि वो ट्रेवलर्स को उस तालाब से दूर रखे। इस खूनी तालाब को SCP-354 नाम दिया गया और इसे यूक्लिड कैटेगरी में रखा गया। फाउंडेशन के साइंटिस्ट ने ढेरों इंटरेस्टिंग खोज किए SCP-354 से रिलेटेड, जब उन्होंने पॉन्ड के सैंपल को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। रिसर्च में ये बात साफ हो गई कि ये तालाब खून से नहीं बल्कि किसी और ही अनएग्जिस्टेड एंटिटी का लिक्विड है जो खून जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम इस तालाब के नीचे उतरेंगे ये और भी ज्यादा ठोस बनता चला जाएगा। वैसे ये सब काफी नॉर्मल लग रहा था। साइंटिस्ट को उस तालाब के अंदर किसी लिविंग बीइंग के होने की संभावना नजर नहीं आई। लेकिन अगले दिन वॉच स्टेशन के खुलते ही दोपहर के 2:03 पर ये प्रेडिक्शन भी बदल गया।
वॉच स्टेशन एप्सिलॉन 38 में साफ साफ एक अनदेखा सा हलचल उस तालाब के सटे पर होता दिखाई पड़ रहा था। सिक्योरिटी फुटेज में ये साफ दिख गया कि तालाब के ऊपर कोई शेड किसी की आकृति बनती दिखाई दे रही है और वो आकृति कट कट का आवाज भी कर रही है। इस आकृति और उस आवाज दोनों के रिकॉर्ड हो जाने के बाद अचानक से उस तालाब के सारे संपर्क वॉच स्टेशन से टूट जाते हैं। इस खराब स्थिति के चलते तुरंत मोबाइल टास्क फोर्स को लोकेशन पर भेजा गया। जब वो वहाँ पर पहुँचे तब जितने भी गार्ड्स उस लोकेशन पर मौजूद थे सभी के सभी मारे जा चुके थे। किसने इनका कत्ल किया ये कोई नहीं बता सकता था, लेकिन प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि वो पॉन्ड से निकला हुआ एक दानवी चमगादड़ था। अब उस तालाब से अजीबोगरीब एंटिटीज निकलते दिखाई पड़ने लगे। इस घटना के बाद से वो तालाब बहुत सी दानवी शक्तियों को निकालने लगा और इसी के चलते एससीपी फाउंडेशन ने सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके जानते हैं कि आखिर रेड पूल के अंदर से क्या क्या निकला है। SCP-354-1 ये एंटिटी एक जायंट चमगादड़ के रूप में सामने आया था जो वहां तैनात सभी सोल्जर्स को मार देता है। उसके बाद फाउंडेशन वहां और सोल्जर्स भेजकर उस एंटिटी को खत्म कर देते हैं। SCP-354-2 एक भालू की तरह दिख रहा था और उसका शरीर बुलेट प्रूफ था, जिस वजह से बुलेट का भी उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। SCP फाउंडेशन ने उस एंटिटी को स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से न्यूट्रलाइज कर दिया। इन दोनों ही एंटिटी को तो फाउंडेशन ने संभाल लिया, लेकिन अगली एंटिटी SCP-354-3 के केस में SCP फाउंडेशन इतना लकी नहीं थे। इस बार जो क्रिएचर था वो रेप्टिलियन ह्यूमनाइड था जो 15 फीट लंबा था और इसे गोली से नहीं मारा जा सकता था। ये तालाब से सक्सेसफुली निकलने वाला पहला प्राणी था जिसे तभी खत्म किया गया जब मोबाइल टास्क फोर्स ने ओमेगा 7 भेजा। अनफॉर्चुनेटली रिसर्चर्स को रेड पूल के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं हासिल हुई, पर इतना तो तय था कि एक्चुअल में कितने क्रिएचर्स इस तालाब में हो सकते हैं ये किसी को भी नहीं पता। एक और बात थी कि रेड पूल से निकले राक्षसों में एक हथियारा रोबोट भी शामिल था। उसके बाद एक ऑक्टोपस के टेंटेंगल्स बहुत सारे डी क्लास पर्सनल को रेड पूल के अंदर ले गए और फिर एक आदमी निकला जिसे तुरंत मार दिया गया। पर जब पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला कि वो आदमी नॉर्मल था। पर भला एक नॉर्मल आदमी उस रेड पूल से निकला कैसे? इस तालाब से और भी कई खतरनाक एंटिटीज के निकलने की संभावना बताई जा रही थी। सबको अपने सुरक्षा की भी चिंता हो रही थी। SCP-354 के भयानक अंजाम से सब परिचित हो चुके थे, पर अचानक 22 महीनों के लिए वो तालाब एकदम शांत हो गया। उन 22 महीनों तक रेड पूल से कुछ भी बाहर नहीं आया। जिस तरह एक पेड़ भी जड़ से ही निकलता है, ठीक उसी तरह इस तालाब के जड़ तक पहुंचना ही इस समस्या को समझने में मदद करेगा और इसे खत्म करने में भी हेल्पफुल साबित होगा। SCP फाउंडेशन के रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ने एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट डिजाइन किया जिससे कि उस तालाब के डेप्थ तक पहुंचा जा सके। उस तालाब के हैरतअंगेज प्रॉपर्टीज के कारण क्राफ्ट को वेल डेवलप्ड तरीके से दोनों तरफ से एक सबमरीन में बदल दिया गया, जिससे कि लिक्विड का भी असर सबमरीन पर नहीं होगा और अगर उस तालाब की गहराई में कोई सेमी सॉलिड सब्सटेंस होगा वो भी कुछ असर नहीं कर पाएगा। इस रिसर्च पर काम कर रही टीम ने कुछ साइंटिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया, जिनमें एजेंट स्वानसन, एजेंट टुर्कोइस, एजेंट 86, डॉक्टर जे माकीतू। कंट्रोल रूपक कंट्रोल, डॉक्टर जे माकातूर, क्रिस सिमंस, लीरॉय टकर और मार्टी नाम के एक पायलट भी थे। SCP फाउंडेशन ने इन साइंटिस्ट के ग्रुप को उस रेड पूल के डेप्थ और वहां के बारे में पता लगाने और एंटिटीज को नष्ट करने का काम दिया था। SCP फाउंडेशन ने इस सबमरीन को उनके शॉर्ट लिस्ट किए हुए साइंटिस्ट के साथ तालाब के एकदम अंदर भेज दिया। यहाँ उस रेड पूल के डेप्थ पर यह मालूम पड़ता है कि उस पूल के अंदर भी एक अलग दुनिया बसता है जो बिल्कुल हमारे दुनिया का उल्टा है। 14 दिन वो जहाज सामने आया जो डेफिनेटली ये प्रूफ कर रहा था कि तालाब एक्चुअली में किसी तरह का पोर्टल है।
उस जहाज के बाहर जो सेंसर्स लगे थे उसमें ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं हो रहा था कि तालाब के अंदर के वातावरण में कुछ भी डेंजरस है। लेकिन एक बात थी, वो जो रात का समय था वो 28 घंटों तक रहा, 28 आवर्स। उस तालाब वाली दुनिया में सूरज धरती के सूरज से ज्यादा लाल था। उस पूल की दुनिया में सब कुछ अलग था। वहाँ दिन धरती की तरह 24 घंटों का नहीं बल्कि 48 आवर्स का होता था। रिसर्चर्स के रिसर्च में और एक बात पता चली कि उस पॉन्ड में बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स मिले जो कि धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी मौजूद ही नहीं है। अब 60 डेज बाद अचानक उस सबमरीन पर लगे चिप्स का संपर्क धरती पर मौजूद साइंटिस्ट के मॉनिटर से एकदम टूट जाता है। इसके बाद कोई नहीं जानता कि वो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट कहाँ गए, क्योंकि कोई वापस कभी नहीं आया।